ईरान एक के बाद एक हमले कर रहा है इजराइल पर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल के कई हमलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया है, जिससे बड़ी तबाही भी टल गई है इजराइल में, लेकिन कुछ हमलों को वो रोक नहीं पा रहा है। और अब आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तरी और दक्षिणी इजराइल पर हमला, ड्रोन और मिसाइल से ये हमले दागे गए हैं और आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इजराइल का जो दक्षिणी और उत्तरी इलाका है वो ईरान के हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इमारतों को पहुंचा है। और पांचवी तस्वीर भी इजराइल के हमले से ही जुड़ी हुई दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको। इजराइल ने भी अब ईरान पर पलटवार करते हुए ईरान की मिसाइल स्टोरेज क्षमता पर हमला बोला है। ईरान ने इजराइल के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया था। कुछ सेकंड में ही इजराइल ने 5 ठिकाने यहाँ पर तबाह कर दिए। इजराइल ने हमले में कई लोगों की मौत का भी दावा यहाँ पर किया है। और छठवीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईरान के बुशहर की, जहां नागरिक बंदरगाह पर इजराइल ने जमकर बमबारी की है, जिसके बाद बंदरगाह से धुआं उठता हुआ नजर आया। हमले में कई यात्री जहाजों को खासा नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया ने नुकसान की तस्वीरें भी यहां पर जारी की है। और सातवीं तस्वीर आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से अमेरिका इजराइल ने ईरान के अस्पताल और पर्यटन स्थल पर जमकर बमबारी की है। ईरान के एवाज में इजराइल और अमेरिकी सेना ने ये हमला बोला है। हमले में एक बच्चे की मौत होने की खबर सामने आई है और अस्पताल का जो पूरा परिसर है उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। अगली तस्वीर इजराइल पर हमले से जुड़ी हुई है। ईरान ने इजराइल के रिशन लेजियन में किंडरगार्टन जो था उस पर हमला बोला है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से किंडरगार्टन पर हमला किया है। हमले में इसको भारी नुकसान पहुंचा हुआ नजर आया है। बैलिस्टिक मिसाइल से किंडरगार्टन को नुकसान पहुंचाया गया है और तस्वीरें भी यहाँ पर नजर आ रही है कि किस तरह से एक के बाद एक कई इमारतें इस तरह से नेस्तनाबूद हो गई हैं। और अब नौवीं तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो लेबनान से सामने आई है, जहां पर इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है और हिजबुल्लाह के बीच में यहां पर झड़प हुई है। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच में झड़प के दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर हमले बोले, जिसके बाद इलाके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी लेबनान के नकूरा कस्बे में ये झड़पें हुई हैं। IDF हिजबुल्लाह में झड़प के बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब अगली तस्वीर 10वीं तस्वीर इजराइल के पलटवार से जुड़ी हुई। डिमोना पर हमले के बाद अब इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। तेहरान पर इजराइल की तरफ से हमला बोला गया है। तेहरान में इजरायली वायुसेना लगातार बमबारी करती हुई नजर आ रही है। ये हमला दक्षिणी इजराइल पर ईरान के हमले के बाद हुआ है। तेहरान पर भीषण वार करता हुआ अब इजराइल यहाँ पर नजर आ रहा है। कामयाब खबरें विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल के परमाणु सेंटर पर ईरान ने अटैक कर दिया है। ये पहली बार है जब इजराइल के परमाणु ठिकाने को यहां पर ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। डिमोना परमाणु केंद्र पर ईरान ने ये बड़ा अटैक किया है। ईरान की मिसाइल को इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ईरान के मिसाइल हमले में 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं ईरान के हमले की जो इजराइल पर बोला गया है। ईरान ने कई मिसाइलें यहाँ पर दागी हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईरान ने जो नया अटैक किया है उसने पूरे इजराइल को हिला कर रख दिया। दक्षिणी इजराइल का इलाका है डिमोना और दूसरा इलाका है अराद, जहां पर ईरान ने ये हमले बोले हैं। और डिमोना की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। ईरान का ये कहना है कि नतांज स्थित उसका जो परमाणु संवर्धन केंद्र था उस पर जो पहले हमले बोले थे उसके जवाब में ये हमला उसने किया है और डिमोना को निशाना बनाया है, जो कि इजराइल का परमाणु केंद्र है। और इस बीच में जो अराद शहर है उस पर से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हवाई दृश्यों से हमले में जो व्यापक तबाही हुई है वो भी साफ नजर आई है। और इजरायली सेना ने भी स्वीकार किया है कि मिसाइलों को रोकने में ईरान की वो असफल रहे हैं।
तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं ईरान के नए हमले की जानकारी। हमारे साथ खास मेहमान इस मौके पर जुड़ने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाज साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और दीपक मोरा सर होंगे, पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के जानकार। राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजीव, ये जो नया हमला ईरान ने किया है, ये कहीं ना कहीं इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है और पहली बार है जब इस युद्ध में इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात इस नाते है कि एक इजराइल का सबसे सेंसिटिव जगह है वहां पर जो, और उस जगह पर जो है आप एयर डिफेंस की बात करें तो कई लेयर जो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, आयरन डोम होता है, एरोशील्ड होता है, यानी 60 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर दूरी तक अगर कुछ कोई मिसाइल अगर आ रहा होता, बॉम्ब आ रहा था, रॉकेट आ रहा तो उसके बचाव के लिए, और उस सुरक्षा घेरे को भेदना ईरान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जो इजराइल का जो सुरक्षा जो घेरा है, जो सबसे हाईटेक जो सिस्टम माना जाता है, उसको कैसे ईरान ने तोड़ा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको रोक पाना, पूरी तरह से कह सकते हो रोक पाना, अब इजराइल के बस की बात नहीं है। वजह यह भी है कि जिस हाइपरसोनिक स्पीड से वो फायर करता है उसको ट्रैक करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल राजीव, हम दोनों मेहमानों के साथ भी हम यहाँ पर रुक करेंगे। जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ है इस वक्त। सिवाज सर, मैं आपके पास पहले यहाँ पर आना चाहूँगी। अगर हम यहाँ पर बात करें, जिस पहली बार है कि इजराइल के परमाणु ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया है ईरान ने, यानी कि ये वॉर जो है परमाणु ठिकानों तक बढ़ गई है और ये और खतरनाक स्तर इसका कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो अदिति, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें, ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट थे उनको पहले हिट किया था इन्होंने जून में भी, नतांज, इफ्ताद और जो फोर्दो था, मगर अभी दोबारा नतांज को इन्होंने हिट किया और उस पर कुछ काफ़ी हद तक सुनने में आया कि वो डैमेज कर पाया है इजराइल। और इसका पलटवार ईरान ने अभी किया है, जो कि डेमोना है। ये एक प्लूटोनियम न्यूक्लियर प्लांट है, सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर ये लोकेटेड है। और यहाँ पर जो हमले हुए बहुत सटीक हुए। ये सच्चाई है, जैसे राजीव बता रहे थे, मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, जिसके अंदर आपका आयरन डोम भी है, आयरन स्लिंग भी है, उसके बाद डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम भी है, और थर्ड और आपका पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम। इसके बावजूद भी वहाँ पर मिसाइलें हिट कर गई और यही नहीं, 80 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इंजर्ड भी हुए। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई की इंटेंसिटी घटने के बजाय बढ़ रही है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, सटीक हमले हो। और सच्चाई है कि डिगो ग्रेसिया तक अभी ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेंज चीज हुई है कि जो कि एक यूएस और यूके का जॉइंट एयर बेस है, जहां B-2 बॉम्बर भी हैं अमेरिका के, वहां तक अगर जो 4000 किलोमीटर दूर है मेनलैंड ईरान से, वहां तक हमला करना, इसका मतलब अब उसके पास मिसाइलें ऐसी आ गई हैं जो कि हाइपरसोनिक ही नहीं बल्कि जिनकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। ये कभी कोई नहीं कह सकता कि आने वाले समय में उसके पास ऐसी मिसाइलें भी हो जाएंगी जो कि अमेरिका के मेन लैंड पे चली जाए। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से हमले सटीक हो रहे हैं। ये नहीं कि इजराइल नहीं कर रहा, इजराइल ने भी पलटवार किया ईरान पे। ईरान की 4 चीजें पे वो हिट करना चाहता है। एक तो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, दूसरी जो मिसाइल की जो स्टोरेज फैसिलिटी है, तीसरा है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हिट कर रहा है, और चौथा है सप्लाई चेन को हिट कर रहा है। तो इसका मतलब इजराइल भी बहुत पलटवार करके काफी नुकसान ईरान में कर रहा है। मगर सरप्राइजिंगली बात यह है कि ईरान भी हमले कर रहा है और ईरान के जो हमले सक्सेसफुल हैं वो एक प्रकार से चिंता का विषय है इजराइल के लिए भी। दीपक बोरा सर के पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी राजीव के पास चल रहे हैं। राजीव, जो सबसे सुरक्षित सिस्टम माना जाता है आयरन डोम, एक तरह से इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है उसे यहां पर ईरान ने भेदा है, तो नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है ये। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका। और जैसे ग्राफिक के जरिए अगर उसको समझाए तो देखिए, ईरान का जो परमाणु अगर सेंटर की बात करें तो नतांज में है, बुसर में है, फोर्डो में परमाणु सेंटर पर, जहां पर जो है इजराइल और अमेरिका द्वारा हमला किया गया। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल का सबसे खास जो है एटमी ठिकाना है डिमोना परमाणु रिसर्च सेंटर के पास से हमला होता है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत साइकोलॉजिकल लड़ाई है। ईरान जो है इजराइल और अमेरिका पर हमला किया, वहीं इजराइल का कहना है कि ईरान ने जो डिमोना पर मिसाइल से हमला किया। लेकिन
अच्छी बात यह है कि दोनों जगहों पर जो एटमी ठिकानों पर हमला हुआ, चाहे ईरान की बात करें चाहे इजराइल की बात करें, उससे रेडिएशन नहीं फैला। अगर आप सपोज कीजिए कि जो परमाणु ठिकानों पर, एटमी ठिकानों पर हमला हो रहा है, उससे अगर रेडिएशन फैलता तो उसका नुकसान किसको होता? अगर इजराइल की बात करें तो उसके जो सराउंडिंग में जो देश है, चाहे लेबनान की बात करें तो वहां वो जनरेशन जो लॉस होता। और ईरान के अगर परमाणु ठिकानों पर जो हमला उसकी बात करेंगे तो देखिए फोर्डो है, नतांज है, इस्फहान, ये तीनों जगहों पर जो है ईरान की और इजराइल की ओर से हमला किया गया, अमेरिका की ओर से हमला किया गया और ये कहा यह गया कि इन तीनों जगहों पर नुकसान पहुंचाया गया। इससे पहले जब 12 दिनों का युद्ध हुआ था उस दौरान भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से इन तीनों परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का यह कहना है कि इससे जो है परमाणु रेडिएशन जो है, जो रेडिएशन फैलने की आशंका थी वो कम से कम नहीं हुआ है। ये अच्छी बात है। अगर ये रेडिएशन फैलता तो इसका नुकसान मौजूदा जनरेशन को ना होकर जो आने वाली जनरेशन है उसका भी होता। जी बिल्कुल राजीव। तो दीपक वोरा सर, युद्ध का 23वां दिन है, कहां तो ये उम्मीद की जा रही थी कि धीरे धीरे ये खात्मे की ओर आएगा, शायद कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अगर इजराइल अपने भारी सुरक्षा वाले डिमोना क्षेत्र में भी मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है तो ऑपरेशन के लिहाज से ये एक संकेत है कि ये जो संघर्ष है ये एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है और अब इजराइल का आसमान भी सुरक्षित नहीं है। वेरी गुड नज़ारुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और जनरल साहब बड़े स्पष्ट रूप से समझाया। आपके जो कॉलीग हैं उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा है। जो मेरा मानना है, 20 साल वहाँ उस एरिया में मैं रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डिएगो गार्सिया पर हमला किया है, जो यूके और अमेरिका का एक जॉइंट मिलिट्री बेस है 4000 किलोमीटर दूर। जवाब में क्या हुआ है? वॉशिंगटन में यूके एम्बेसी कहती है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए हम आ रहे हैं। फ्रांस भी आ रहा है, जर्मनी भी आ रहा है, जापान भी आ रहा है। ये उसका रिस्पॉन्स हुआ है। मेरा ये मानना है जो ईरान कर रहा है वो बेवकूफ़ी है, वो खुदकुशी है। क्या कर लोगे डिएगो गार्सिया पर मिसाइल मार के? किसको इंप्रेस करोगे? अल्लाह को? मुझे ये समझ नहीं आता क्या मिल जाएगा आपको ये करने से। और फिर उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं, मैं आपके पावर प्लांट्स, एनर्जी सप्लाई को भस्म कर दूंगा। वो कर देगा अगले 24 घंटे में। कितनी मार खाने की क्षमता हो सकती है एक देश में? मैम, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार खाते जा रहे हैं, मार खाते फिर भी लड़ते जा रहे हैं। अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के बारे में जो बातचीत हो रही कि इतना जाता है इतना जाता है, वो हम सबको मालूम है। G7 ग्रुप ऑफ 7 के विदेश मंत्रियों ने भी ये कहा है कि अगर आपने हॉर्मुज में पंगा लेने की कोशिश, ईरान को चेतावनी दी है, हम सब वहां उतर आएंगे। किस किस से लड़ेगा ये? इसके साथ कौन खड़ा है? जिच एक मुसलमान देश नहीं खड़ा। मैं कंफ्यूजन आपको बता देता हूँ। ये जो इनका सुप्रीम लीडर है, क्या नाम है, मुस्तफा खामनी, मुस्तफा खामनी, जो मेरे पास जानकारी है वो कोमा में है। उसके बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। वो कहता है कि जितने मुसलमान देश हैं आप मेरे साथ जुड़ जाओ। उधर से पेजेश्कियान जो ईरानी सरकार है वो मुसलमान देशों पर बम फेंक रही है। ये कंफ्यूजन क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मुसलमान मेरे डार्लिंग, मेरे भाई, मेरे पास आओ, दूसरी तरफ आप उनको ठोक रहे हो। सो मेरा मानना है मैम कि कोई भी इंचार्ज नहीं है तेहरान में। टोटल कंफ्यूजन। और ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, नॉट ईरानियन, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो जो चाहे उनके लोकल कमांडर्स, ये माना जाता है, वो कर रहे हैं। पर यहां तक अगर आपने बैलिस्टिक मिसाइल फेंक दी है 4000 किलोमीटर तक, पहला सवाल मेरे मन में ये उठता है कि बनाने की जरूरत क्या थी? आपका दुश्मन तो इजराइल है, वो तो 1700 किलोमीटर दूर है। इतनी बड़ी बनाने, क्या अमेरिका को आप ठोकने लगे थे? अब जवाबी कार्रवाई आप देखिए अमेरिका क्या करता है। बहुत मारेगा। अमेरिका को आदत नहीं है कि उसके मेन लैंड पे कोई उसके ऊपर हमला करे। 9/11 में आपको पता है ना मैम, अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, इराक को, लिबिया को खत्म, 3 देशों को बर्बाद कर दिया था। अब देखिए क्या इसके बाद जो संकेत आप दे रहे हैं दीपक सर, वो सीधे तौर पर यही नजर आ रहा है कि फिलहाल अमेरिका भी यहाँ पर रुकेगा नहीं। जिस तरह के हमले अगर हुए हैं डिएगो गार्सिया पर, उसके बाद एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुक कर ले रहे हैं। परमाणु सेंटर पर हमले पर जो हुए हैं उस पर IAEA ने भी अब चिंता जाहिर की है। परमाणु सेंटर को लेकर संयम बढ़ते देश, ये IAEA की तरफ से कहा जा रहा है। इंटरनेशनल परमाणु एनर्जी एजेंसी है जिसने ये बयान जारी किया है और IAEA ने कहा है कि यहाँ पर अब देशों को परमाणु सेंटर को लेकर कम से कम संयम बरतने की जरूरत है। एजेंसी के अनुसार फिलहाल स्थल के बाहर रेडिएशन नहीं पाया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। IAEA के जो महानिदेशक हैं राफाल मारियानो ग्रासी, उन्होंने किसी भी संभावित परमाणु दुर्घटना के खतरे से बचने के लिए सभी पक्षों से सैन्य संयम को बरतने की अपील को दोहराया।
अमेरिका और ईरान जंग की आग एक बार फिर उस जमीन के अंदर बने ठिकाने तक पहुंच गई जिसे दुनिया नतांज यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट के नाम से जानती है। तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दूर बना ये न्यूक्लियर प्लांट लंबे समय से इजराइल और अमेरिका की आंखों की किरकिरी रहा है। अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने शनिवार को फिर इस प्लांट पर तबाही मचाई, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जमीन से कई फुट नीचे रखे सेंट्रीफ्यूज अब भी सलामत हैं, जो ईरान को परमाणु ताकत बनाने की दहलीज पर खड़ा करते हैं। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को इस हमले की जानकारी दे दी है। हालांकि ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दोनों का दावा है कि फिलहाल ऑफ साइट रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और अभी कोई रेडियोलॉजिकल खतरा नहीं है। दरअसल नतांज परमाणु केंद्र दुश्मनों के लिए हमेशा से टारगेट रहा है। साल 2025 से अब तक इस साइट को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। हर बार यहाँ के ढांचे और मशीनों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन गनीमत यह रही है कि अब तक पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच जो 12 दिनों का भीषण युद्ध चला था, उसमें भी नतांज ही मुख्य टारगेट था। उस समय अमेरिका भी सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बन गया था। अब एक बार फिर इसी जगह पर बमबारी होना यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। वहीं नतांज पर हुए ताजा हमले के बाद ईरान तिलमिला गया। जवाब में ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल की सैन्य उड़ानों को प्रभावित किया। साथ ही तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन टैंक और रिफ्यूलिंग विमानों को निशाना बनाया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल के लिए बेहद अहम है, जहां सेना की विशेष यूनिट्स और लड़ाकू विमानों की मरम्मत सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि जब तक खतरा खत्म नहीं होगा, हमले जारी रहेंगे। और जिस तरह से ये पहली बार है जब इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जो डिमोना है वो इलाका दक्षिणी इजराइल में आता है, कितनी दूरी है, किस तरह से इसे निशाना बनाया, इसका रणनीतिक महत्व क्या है, वो बता रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन। देखिए, बहुत बड़ी बात है जिस तरह से ईरान ने जो है इजराइल के परमाणु ठिकाने निशाना बनाया। और देखिए आपकी कितना दूरी है। अगर बात करें तो तेहरान से बात करें तो करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है इजराइल का डिमोना एटमी ठिकाना। साफ तौर पर ईरान ने बताने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला कीजिएगा तो आपके जो परमाणु ठिकाने यानी इजराइल के जो परमाणु ठिकाने हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यानी वार पलटवार का दौर जो है बिल्कुल जारी है। जिस तरह से इजराइल ने जो है जो एटमी ठिकाने को हमला किया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। और देखिए 2000 किलोमीटर के दूर हिट करना अपने आप में दिखाता है कि इजराइल की जो है जो मिसाइल पावर है कितनी है। इस तरह के मिसाइल पावर है, हाइपरसोनिक है, जो तकरीबन ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार से जो चलता है, जिसको ट्रैक करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। और उस हालात में आप ये समझिए कि जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है वो इतना ताकतवर माना जाता है कि जहां पर आयरन डोम है, एरोशील्ड है, यानी 60-70 किलोमीटर की रेंज से लेकर रॉकेट हो, बॉम्ब हो, मिसाइल हो, किसी तरह को तो वो हमला को विफल करने में सक्षम है। और ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर जो है तार करके जो ईरान का जो है मिसाइल अगर इजराइल के डिमोना सिस्टम जो एटमी ठिकाने वहां हिट कर रहा है तो आप ये समझिए कि ईरान के पास अभी भी कितनी ताकत बची हुई, उसको जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें कितना दमखम बचा हुआ है कि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम को जो है तार कर दे रहा है। जी बिल्कुल राजीव, और इसीलिए चिंता जो है वो दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ गई है कि युद्ध क्या और खतरनाक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। सिवास सर, डिमोना में एक ऐसा केंद्र है जिसे मध्य पूर्व का जो इकलौता परमाणु हथियार भंडार है वो स्थान माना जाता है और स्ट्रेटेजिकली ये बहुत महत्वपूर्ण था इजराइल के लिए, और यहां तक भी ईरान पहुंच गया है। तो ये क्या संकेत आपको यहां पर नजर आ रहे हैं? देखो, सच्चाई यह है कि दोनों तरफ से हमले बहुत सटीक हो रहे हैं और दोनों अभी न्यूक्लियर प्लांट्स की तरफ कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, ईरान के पास है जो इनरिच यूरेनियम 60% से ज़्यादा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो अभी तक वो इस चीज़ को मानता। अब कहाँ पर है ये एक बड़ी प्रॉब्लम, क्या है वो नतांज में है, क्या फोर्डो में है, क्या इस्फान में है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल का मेन एम ये है कि किसी तरीके से इसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको बर्बाद करना। इसका मतलब आने वाले टाइम में ये न्यूक्लियर बम ना बना पाए, इसको दोबारा स्टार्ट करना है। और इसका जो पलटवार कर रहा है ईरान, वो इजराइल के अभी न्यूक्लियर प्लांट जो आप डिमोनो है, ये प्लूटोनियम
का न्यूक्लियर प्लांट है। और यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल ठीक बोला राजीव ने, 5 लेयर की ये डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि ये टारगेट जुलू जुलू प्लस था। इसके अंदर आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है और पेट्रोल मिसाइल सिस्टम। इसके बावजूद भी वहां पर जो हमले हैं वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। उसमें ये सच्चाई है, प्लांट को नुकसान नहीं हुआ मगर सिविलियन बने। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से हमलों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन आता है दो, एक तो कि कहीं ना कहीं ईरान ने इतनी बड़ी मिसाइल बना दी जो कि 4000 किलोमीटर की, और दूसरा अब ये टर्निंग पॉइंट आएगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान को कि अगर 48 घंटों में वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता तो फिर वो उसको, उसके पावर प्लांट को, उसके वाटर प्लांट को, उसके जो सप्लाई चेन को, बिल्कुल श्रीवास्तव, जो जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं उसी खबर को हम अपने दर्शकों को भी यहाँ पर बताते चलते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी यहाँ पर दी है। 48 घंटों का अल्टीमेटम एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यहाँ पर दे दिया है। 48 घंटों में हॉर्मुज को खोले ईरान, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। यहाँ तक कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने अगर हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट जो हैं उन पर हम हमला करेंगे, और सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है उस पर सबसे पहले हमला बोला जाएगा। तो एक तरह से चेतावनी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है और बड़े हमले की भी ये चेतावनी है। राजीव, क्या अपडेट इस पर आपको मिल रहा है? की बात को यकीन करना बहुत मुश्किल है। 2 दिन पहले जो है ट्रंप ये बात कहते हैं, क्या 2 दिन पहले कहते हैं कि हार्मुज से हमें कोई लेना देना नहीं है, ईरान अमेरिका का कोई जहाज नहीं गुजरता है तो हमें चिंता नहीं है। दूसरी और नाटो कंट्री से कहते हैं कि आप अपनी जहाज को भेजिए, और यहां तक नहीं वो तो अपने जो प्रतिद्वंदी है चीन को भी कहते हैं कि अपने जहाज को भेजिए, स्टेट ऑफ हार्मुज को जो वहां खुलवाइए, और ईरान ने जो नाकाबंदी कर रखी है उसको खुलवाइए। लेकिन अभी स्थिति यह है कि जब लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी 28 फरवरी से पहले की बात करें तो स्टेट ऑफ हार्मुज होकर करीब 136 जो है तेल टैंकर और कार्गो यहां से गुजरते थे। दुनिया का सबसे जो है बिजी शिपिंग मार्ग कहा जाता था, और अभी स्थिति है कि केवल 5 से 6 जो है जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। वह भी वही जहाज गुजर पाता है जिसका कहीं न कहीं ईरान से कोई संबंध रहा है। यानी बिना ईरान के मर्जी के कोई भी जहाज, या तेल टैंकर की बात करें या कार्गो शिप की बात करें, वो गुजर नहीं पाता है। और यहां जो नाकाबंदी हुई उसका असर जो है दुनिया भर में फैल रहा है। वजह यह कि यही इसी रास्ते से होकर दुनिया के 25% जो है जो शिपिंग जो है तेल की जो आवाजाही जो थी इसी रास्ते से, इसका असर जो है तेल की कीमतों पर पड़ा है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और सारे देश अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका की कोशिश है कि अपने युद्धपोत भेजे और जो स्टेट ऑफ हार्मुज को फिर से जो है ओपन करे। बिल्कुल दीपक बोरा सर, आपको यहां पर मैं लाना चाहूंगी, ये जो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है ईरान को 48 घंटों में हॉर्मुज को खोलने का, और वो डेडलाइन का वक्त जो है वो शुरू भी हो चुका है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो आपका प्लांट होगा सबसे पहले हम उसे निशाना साधेंगे। और कल तक ट्रंप 24 घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि हम लड़ाई करीब करीब जीत चुके हैं, अब हम विचार करेंगे कि इसे कब तक खत्म किया जा सकता है। तो किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्या ये पोस्चरिंग करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं दुनिया भर में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा। जब आप बात कर रही थी तो आई वाज लुकिंग एट मैसेजेस मेरे ग्रुप से जो आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबसे बड़ा मैं उनकी पावर एनर्जी सेक्टर को, पावर प्लांट्स को खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ा जो आपने जिक्र किया वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुसैर, उसको ठोकेगा। अब आप समझ जाइए कि ही इज वेरी सीरियस। आपने हमला किया है डिमोना पर, अब आप भुगते इसकी सजा। मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ता हूँ कि ये क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे इजरायली एक रिटायर्ड जनरल हैं, जनरल सवाद साहब, ही लिव्स नियर डिमोना, और उन्होंने यही कहा है कि मिस्टर एम्बेसडर, उनका जवाब मैं देख रहा था, मिस्टर एम्बेसडर प्रे विद अस, द एंड इज अप्रोचिंग, यानी आखिरी समय अब आ रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करें। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, लेकिन अब मेरा मानना है कि इजराइल नहीं रुकेगा। यूनाइटेड स्टेट ने ये ट्रंप की धमकी ईरान को सीरियसली लेनी चाहिए। ईरान हर चीज में डिफाइंट हो गया। एक चीज मैं आपको और बता देता बेटा, विच इज अगेन समझ शायद पूरी तरह से कई लोगों को आता है, कई को नहीं आता है। जो वहाँ की वो है ना, उनके फाइनेंस सेक्रेटरी बसंती नहीं, क्या नाम है उसका, बेसेंट, जो भी उसका नाम है, उसने कहा था कि 48 जो ईरान के ऑयल है जो समुद्रों में मंडरा रहा है, तो 30 दिनों के लिए हम छूट देते हैं कि उसको बेच सके। तो वो बड़े खुश हो गए, जी ईरान जीत गया, उसका तेल बिक रहा है। लेकिन एक उनकी लाइन सब शायद ध्यान से नहीं पड़ी, इसका पैसा ईरान को नहीं जाएगा, वो अमेरिका के पास आएगा। तो वे क्या फायदा तेल बेचने का। So you know it's a lose-lose situation, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जिसको हम स्विफ्ट कहते हैं उसका तो हिस्सा है ही नहीं, तो आप कैसे उसके तेल के पैसे देंगे।
2012 से जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे थे तो वो हमें जो तेल दे रहा था, जी, उनसे जो करे थे, उसने हम कहा कि भारत आप तो हमको डॉलर में पे ही नहीं कर सकते, अमेरिका हड़प कर लेगा। तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने रुपी पेमेंट किया, जी। क्योंकि उनके रुपये यहाँ पे थे, उसके साथ वो कपड़ा खरीदते बिल्कुल थे। वोरा सर, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए सिवाज सर के पास ले जाऊंगी। सिवाज सर, वोरा सर कह रहे हैं कि ईरान और कितना नुकसान आखिर उठा सकता है, लेकिन ईरान यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं है और ईरान की ये आदत हमने शुरू से देखी है, ईरान का ये नेचर रहा है। जो ट्रंप की धमकी है उस पर ईरान ने भी तो कह दिया है कि वो अमेरिका और उससे जुड़े जो देशों के ऊर्जा केंद्र हैं, डिसलिएशन जो ढांचे हैं, उन पर वो हमले करेगा। हाँ बिल्कुल, देखो अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहे और ईरान झुकने का नाम नहीं ले जी। रहे। ये सच्चाई है कि अमेरिका और इजराइल की जो फायर पावर है और आप एयर पावर है वो बहुत ज़्यादा है ईरान के मुकाबले जी। और ईरान के पास तो मिसाइल रॉकेट्स ही हैं। मगर ये सच्चाई है कि ये लड़ाई क्यों नए मोड पे पहुंच रही है कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मोन ने खोला तो वाकई जो अमेरिका आपके पावर प्लांट, आपका कम्युनिकेशन, कमांड कंट्रोल सिस्टम बर्बाद करेगा। मगर ये सच्चाई ईरान भी पलटवार करेगा। और ईरान के लिए सॉफ्ट टारगेट क्या है? सॉफ्ट टारगेट हैं ये मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं, इनके पावर प्लांट, इनके आप जो गैस प्लांट, गैस की जो फील्ड्स है, प्लस उनका जो डिसैलिनेशन प्लांट्स है, उन पे हमला करेगा। तो ये सच्चाई है कि इंटेंसिटी और बढ़ेगी। हाँ, ये मुझे अभी भी लगता है कि ईरान तब तक ही लड़ सकता है जब तक उसके पास मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स हैं। बिल्कुल। वो कितने हैं ये अंदाजा अभी तक कर नहीं पाए हैं, मगर ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना चीन दे रहा है, ना रूस दे रहा है, ये अकेला है। बिल्कुल, आप दोनों ही जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि नुकसान दोनों ही पक्षों को हो रहा है, लेकिन ईरान यहाँ पर ज्यादा नुकसान उठा चुका है, लीडरशिप अपनी खो चुका है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर बीच का रास्ता निकालने के लिए, खत्म करने के लिए आगे का कदम कौन बढ़ाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर साझा किए हैं अपने जो अनुभव है वो। तो ये संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है क्योंकि परमाणु ठिकाने जो हैं उनको यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। अपडेट हम आपको करते रहेंगे, लेकिन एजेंडा इंडिया का में आगे बढ़े उससे पहले नजर डाल रहे हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, सबसे बड़े प्लांट पर होगा सबसे पहले हमला। महायुद्ध के 23वें दिन ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, अराद में रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, कई के मारे जाने की आशंका, 100 से ज्यादा घायल, अराद में इमरजेंसी घोषित की गई। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले से इजराइल ने किया इनकार, कहा कल हुए हमले के लिए हम नहीं है जिम्मेदार। जवाब में ईरान ने डिमोना में इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास किए हमले, 35 घायल। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। दुनिया कयास लगाती आई है कि तीसरा विश्व युद्ध तेल या पानी पर होगा और इन्हीं आशंकाओं को राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने और गहरा दिया। अब सवाल है कि क्या ईरान से जंग की पाइपलाइन इसलिए बिछाई गई है क्योंकि इजराइल तेल की नई पाइपलाइन बिछाना चाहता है? क्या इजराइल को डॉलर का नया कॉरिडोर दिखने लगा है? क्या ईरान युद्ध का सच सामने आ गया? तो मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना मकसद नहीं था? क्या तेल का नया बादशाह बनना चाहता है इजराइल? हॉर्मुज को लेकर अमेरिका परेशान है, नई फौज भेजने का ऐलान कर चुका है। वो चाहता है कि ईरान ने दुनिया पर जो तेल और गैस बम दागा है उससे किसी तरह छुटकारा मिले। लेकिन जिस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका युद्ध के नए ऑप्शन और दुनिया के नए साथी तलाश रहा था, उसी दौरान इजराइल ने दुनिया को यह बता दिया कि अब ईरान से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है।
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सामने आए, बता दिया कि दुनिया चाहे तो नया रूट इस्तेमाल कर सकती है, वो रूट जिसकी पाइपलाइन इजराइल बिछाएगा और जिसकी सुरक्षा भी इजराइल ही करेगा। I think that what has to be done is to have alternative routes instead of going through the choke points of the Hormuz Straits and the Bab el-Mandeb Straits in order to have the flow of oil. Just have oil pipelines going west through the Arabian Peninsula, right up to Israel, right up to our Mediterranean ports, and you've just done away with the choke points forever. That is definitely possible. So I see that as a real change that will follow this war. यानी नेतन्याहू के दिमाग में जंग के खात्मे की बातें चल रही हैं और इसी तरह के स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से भी फ्लोट हो रहे हैं कि वो किसी भी वक्त जंग रोकने का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या सारा खेल तेल की धार मोड़ने को लेकर था? क्या इजराइल ऑयल पावर बनने के लिए नया हॉर्मूज बनाना चाहता है? क्या इजराइल तेल और गैस एक्सपोर्ट वाले रूट का एकाधिकार चाहता है? दरअसल जिस पाइपलाइन की बात नेतन्याहू कर रहे हैं उसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल हॉर्मुज के संकरे रास्ते से गुजरता है और ईरान इसे बंद करके दुनिया की इकोनॉमी को बंधक बनाए हुए है। अब अगर तेल की पाइपलाइन अरब प्रायद्वीप यानी सऊदी अरब और यूएई से होते हुए सीधे इजराइल के भूमध्य सागर वाले बंदरगाहों जैसे हाइफा या अशदोद तक पहुंचती है तो ईरानी रूट पर तेल की निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस पाइपलाइन से इजराइल पश्चिम एशिया की सियासत को भी साथ सकेगा, क्योंकि यह पाइपलाइन सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों को इजराइल के साथ आर्थिक रूप से मजबूती से जोड़ देगी। एक नई पाइपलाइन से ईरान को काउंटर करने के लिए सुन्नी अरब देश और इजराइल एक ही एनर्जी ग्रिड का हिस्सा बन जाएंगे, जो पूरे इलाके में एक नया पावर ब्लॉक बना देगा। लेकिन इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप रूसी गैस और तेल का विकल्प ढूंढ रहा है। अब चूंकि इजराइल के भूमध्य सागर वाले बंदरगाह यूरोप के बेहद करीब हैं, इसलिए वहां पहुंचने वाला अरब देशों का तेल यूरोप के लिए सबसे सुरक्षित और छोटा रास्ता होगा, जिससे सुएज नहर पर भी निर्भरता कम होगी। शायद तभी इजराइल ईरान की हॉर्मुज वाली सप्लाई लाइन को दुनिया के लिए ब्लैकमेलिंग का सेंटर बता रहा है। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. इन बातों पर ईरान ने कैसे रिएक्ट किया, ये सुनने से पहले उस नक्शे को देख लीजिए जो ईरान ने नए रूट के तौर पर दुनिया के सामने रिलीज किया है। असल में जब से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, तब से कुछ जहाज आगे से घूमकर अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं। इससे हो यह रहा है कि जिन जहाजों को ईरान इजाजत दे रहा है, वो लारक द्वीप होते हुए हॉर्मुज को बाईपास करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यानी ईरान से जहाज निकल तो रहे हैं, लेकिन उसकी शर्तों पर। अब इजराइल हॉर्मुज के नाम पर दुनिया को डरा रहा है, लेकिन दूसरी ओर ईरान कहता है कि वो इजराइल है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही है कि इजराइल एक बार फिर इस इलाके में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की साजिश कर रहा है और उसका अगला टारगेट अरामको कंपनी भी है। इजराइल की पहले की आक्रामक कार्रवाई भी ईरान को फंसाने के लिए की गई थी, ताकि आसपास के मुल्कों और ईरान में दरार पैदा की जा सके। ईरान इजराइल के इरादे समझता है, इसीलिए वो साथी मुल्कों को बार बार ये याद दिला रहा है कि हमला उस पर हुआ है और वो सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है। चूंकि उसकी मिसाइल अमेरिका नहीं जा सकती, इसलिए खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सेंटर्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन अब बात खाड़ी में गैस फील्ड पर हमले तक आ चुकी है और खाड़ी मुल्क भी ईरान को लेकर एक मत नहीं है। तुर्की और कतर इजराइल को हमले का दोषी मानता है, जबकि सऊदी कहता है कि ईरान ने भरोसे की लकीर लांघ दी है। अब हालात जो भी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस सिचुएशन का फायदा इजराइल उठा सकता है,
नई पाइपलाइन बिछाकर, तेल की नहीं, नए रिश्तों की और नए पावर ब्लॉक की। और इस महाजंग के बीच आज दुनिया उस कगार पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता शायद इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलेगा। पश्चिम एशिया के आसमान में बारूद की गंध अब केवल पारंपरिक धमाकों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसमें उस अदृश्य मौत की आहट भी शामिल हो गई है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को दशकों तक राख में तब्दील कर दिया था। WHO ने जैसे ही इस खतरे को कबूला, दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। WHO ने यह माना है कि पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग परमाणु आपदा की तरफ बढ़ रही है। क्या 2 सेकंड में ईरान को खत्म कर देंगे ट्रंप? ट्रंप ने जापान के सामने ईरान को क्यों डराया? Who knows better about surprise than Japan? जो जापान के साथ किया वही ईरान के साथ होगा। व्हाइट हाउस से इन तस्वीरों पर ईरान की नजर थी। हो सकता है बंकर में मौजूद मुज्तबा और उनके कमांडर्स ट्रंप का एक एक शब्द सुन रहे हों। जैसे ही ट्रंप ने अपनी स्पीच में हथियारों पर बात की, ये बताया कि $200 अरब के हथियार क्यों चाहिए, नए हथियारों का जिक्र और सप्लाई लाइन की बात कही। उसी के फौरन बाद ईरान को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी दे दी।